हाय एवरीवन, वेलकम टू द ऑडिट एक्सेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑडिट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि एक फाइनेंशियल एसेट्स मानी जाती है एज पर इंड एस। अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड होता है बैलेंस विद बैंक्स, जो कि मेरा बैंक के पास बैलेंस पड़ा है, चाहे मेरा करंट अकाउंट में पड़ा है, चाहे मेरा वो ओवरड्राफ्ट अकाउंट में पड़ा है। वो दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगे। और जो मेरे पास चेक पड़े हैं एज ऑन 31 मार्च या किसी भी डेट पर, या फिर मेरे पास कोई ड्राफ्ट पड़े हैं, तो उसको भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड करूँगा। थर्ड इसमें आता है कैश ऑन हैंड, जो मेरे पास फिजिकल कैश पड़ा है वो भी मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। यानी कि अगर मेरे पास मेरे पास एफ डीज हैं, एफ डीज जो एफ डीज जिस जो लेस देन 3 मंथ मेच्योरिटी है जिसकी, जो उसको भी मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड करके चलूँगा। तो अगर ये मेरे पास 4 चीज़ें हैं तो मैं चारों चीज़ों को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेड में दिखाऊंगा इन द बैलेंस शीट। अब इसका ऑडिट कैसे करते हैं ये हम आगे देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि जो मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, क्या कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है भी है कि नहीं है। जो मेरा एज़ पर बुक्स आ रहा है, वो मान लो एज़ पर बुक्स आ रहा है मेरा 3 लाख रुपए, तो क्या 3 लाख रुपए कंपनी के पास ड्रॉअर में पड़े भी हैं कि नहीं पड़े, ये कैसे वेरीफाई होंगे। ये सिंपल सी बात है। आप 31 मार्च को जब भी आपके पास ऑडिटर्स आएंगे या जब भी आप ऑडिट करने जाओगे, 31 मार्च को जितना बैलेंस है आप उनको कहिए मेरे को कैश वेरिफिकेशन करना है, आप हमें दिखाइए बुक्स में 3 लाख कैश आ रहा है, आप दिखाइए 3 लाख कैश आपके पास कहाँ पड़ा हुआ है। तो वो आपको दिखा कैश एंड कैश कहेंगे कि हाँ चलो देखते हैं, तो आपको सरप्राइज अकाउंट पर करना है, सीधी सी बात है। और उसके पास फिजिकल काउंट कैश करना है, कोई नोटिस नहीं देना पहले, नहीं तो वो कैश का अरेंजमेंट कर लेंगे। अगर वो आपने पहले बता दिया कि मैं इस दिन कैश का ऑडिट करने वाला हूँ, तो अगर मान लो बुक्स और फिजिकल कैश मैच ना करता हुआ, तो वो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर लेंगे। इसलिए आपने विदाउट प्रायर नोटिस, कोई प्रायर नोटिस नहीं देना, सीधी बात है। 31 मार्च को जाओ, सरप्राइज विजिट करो और कैश गिन लो। तो यही एक और बिग फोर के ऑडिटर्स भी नॉर्मली यही करते हैं। तो आपने और नेक्स्ट ये भी देखना है कि अगर मल्टीपल कैश लोकेशन है, सबका एक ही बार में कैश वेरिफिकेशन करना है, नहीं तो क्या होगा कि वो एक जगह का शॉर्टेज दूसरी जगह से कवर कर लेंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना, जितनी भी अपनी कंपनी की लोकेशन है सब जगह एक ही बार कैश वेरिफिकेशन करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। और तो फिर आता है कि कैशियर का प्रेजेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि कैशियर है नहीं, आप वहाँ पर कैश खुद ही कैश काउंट कर ले, कल को वो आके कहेगा कि मेरा कैश इतना था, मेरा तो 3 लाख कैश था, मेरा तो 4 लाख कैश था, आप तो 3 लाख गिन के गए हो, 1 लाख कैश आप बताओ कहाँ गया। तो कैशियर का प्रेजेंट होना भी वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। बिना कैशियर के प्रेजेंट पे कभी भी कैश काउंट मत कीजिए, ठीक है। उनसे लिखवा के लीजिए। आप जब भी कैश का जब भी रिकन्सिलेशन बनाओगे, यानी कि एक आप पेपर का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के ऊपर आप ये लिख दोगे कि ये हम 10 यानी कि 500 के आपके पास 10 नोट थे, 200 के 100 नोट थे और 10 के 10 नोट थे, टोटल 25,000 मान लो 100 कैश पड़ा था। तो आप ये एक फॉर्मेट बनवा के आप उससे लिखवा के लीजिए, और एज़ पर बुक्स कितना आ रहा है और एज़ पर ये फिजिकल कैश कितना आ रहा है, या आप उससे लिखवा के साइन करवा के ले लीजिए पूरा उसी टाइम जब भी आप फिजिकल कैश वेरिफिकेशन करने जाएंगे, ठीक है। और किसी को मान लो वो कहता है कि मैंने इतना 20,000 पे किसी को टेम्परेरी एडवांस दे रखा है अभी के लिए, या मेरा इंप्रेस्ड बाहर किसी खर्चे के लिए गया हुआ है, तो उसके लिए भी आपने कहाँ नोटिंग की हुई है उसकी, उस एम्प्लॉय से डायरेक्ट बात कीजिए कि आपके पास 20,000 पे हैं कंपनी के, और आप क्या सामान लेने गए हो 20,000 रुपये में। तो आप देखिए ये सारी चीज़ें आप उसको वेरिफिकेशन कीजिए उस बात की। ट्रेंड एनालिसिस भी चेक कीजिए कि कंपनी का किस मंथ में कितना कैश रहा है, यानी कि किसी मंथ में मान लो कि बहुत ज़्यादा कैश रहा है, तो उसका क्या क्या रीज़न था, क्या रीज़न रहा है, और उसका इतना कैश रखने की ज़रूरत क्या थी। तो कंपनी का अगर कैश ज़्यादा एक्सपेंस है नहीं, तो
क्यों कंपनी को इतना कैश रखना पड़ रहा है, तो क्या कहीं और से कैश तो नहीं आता, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये चीज़ देखने के लिए ट्रेंड एनालिसिस या जिसको एनालिटिकल प्रोसीजर भी बोलते हैं, आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इसमें वेरिफिकेशन करेंगे बैंक बैलेंस की। बैंक बैलेंस को कैसे वेरिफिकेशन, बैंक बैलेंस का बहुत सिंपल है। आप अगर बैंक का बैलेंस आपकी जो बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है और जो आपके बुक्स में आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा, तो कैशियर को बोलिए, जो भी मैनेजमेंट का पर्सन है उनको बोलिए आप मुझे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनवा के दीजिए। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा कि मेरा बैलेंस एज पर बुक्स क्या था, ठीक है, और मेरा चेक कितने कौन से चेक इशू हुए हैं, बट मेरे वेंडर ने उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, उससे मेरा बैंक बैलेंस ज़्यादा आ रहा होगा। मैंने अपनी बुक्स में तो उसको कम कर दिया, लेकिन उसने प्रेजेंट नहीं किया तो मेरा बैंक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा होगा, तो क्योंकि वो कम नहीं हुआ। तो मेरे पास ऐसे चेक भी हो सकते हैं जो मान लो मेरे पास तो कस्टमर से ले लिए मैंने, लेकिन मैंने बैंक में लगाए नहीं, तो वो उससे भी मेरा क्या होगा, कम आ रहा होगा। तो हाँ, वो कि उससे वो तो मैंने उससे क्या होगा, कम आ रहा होगा बैंक बैलेंस। क्यों? क्योंकि उस वो चेक तो मैंने कस्टमर से तो ले लिए, मैंने उसमें अपने बैंक में तो लगाया नहीं उसे। तो इसकी एक रिकन्सिलेशन बना लीजिए प्रॉपर तरीके से, तो ये मेरा बैंक बैलेंस एज पर बुक्स और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मैच कर जाएगा। अब वो कौन कौन से चेक हैं ये भी आपने ध्यान रखना है। कौन कौन से चेक है, उस चेक की डिटेल मांगी है क्लाइंट से कि कौन कौन से चेक थे, कौन सी डेट का चेक था, कितने अमाउंट का चेक था, क्या वो स्टेल चेक तो नहीं था। स्टेल चेक कौन से होते हैं, जो मेरे जिनकी टाइम लिमिट 3 मंथ से ज़्यादा हो चुकी होती है, यानी कि 3 मंथ होती है। यानी कि मान लो आपके पास चेक था 31 दिसंबर का, ठीक है, लेकिन आप 31 मार्च में खड़े हो, तो 3 मंथ तो उसका टाइम निकल चुका है, तो आपने चेक लगाया क्यों नहीं अब तक, ये तो स्टेल हो चुका है। तो इसका रिकन्सिलेशन से क्या लेना देना। तो आप ये लिखिए कि आप ये स्टेल चेक था, तो आप इसको यहाँ पर यस यस कर लिए, ये स्टेल चेक था क्या था, प्रॉपर एक रिकन्सिलेशन बनाइए। और ये भी हो सकता है कि अब ये चेक आगे अप्रैल में तो लगाए होंगे, अप्रैल में तो मेरे बैंक, जब वेंडर अप्रैल में लगाएगा उसको, तो वो मेरे बैंक बैलेंस से कम भी हो गया होगा। तो इसकी सब्सिक्वेंट जो स्टेटमेंट होती है, लीजिए अप्रैल की बैंक स्टेटमेंट लीजिए, उसमें से उसको कैशियर को बोलिए कि इसमें से मेरे को हाईलाइट करके देगा कि कौन से ऐसे चेक थे जो 31 मार्च को इशू तो कर दिए थे, लेकिन वेंडर ने उसको लगाए नहीं थे और आगे अप्रैल में लगा लिए, और उसको हाईलाइट करके दे अपनी बैंक स्टेटमेंट में, ठीक है, ताकि मैं वो आगे रिकन्सिलेशन कर सकूं कि हाँ ये वाला चेक लग गया, ये वाला चेक नहीं लगा, और ये वाला चेक आपने लगा दिया, और ये वाला चेक अभी बैंक में लगाना बाकी है, ठीक है। आप इसको प्रॉपर रिकन्सिलेशन बनवाइए बैंक से और कैशियर से। अब ये भी हो सकता है कि जो आपने कैश डिपॉजिट कराया, कैश विड्रॉ करा, कैश पेमेंट की, उसका अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम टैक्स का रूल है, अगर 1 करोड़ से ऊपर अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपका 2% TDS कट जाता है। ये मैं नॉर्मली बात करूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पिछले 3 साल की रिटर्न भर चुका था, अगर वो 3 साल की रिटर्न नहीं भरी तो वो लिमिट 20 लाख हो जाती है। ये आप इनकम टैक्स के TDS के प्रोविजंस में चेक कर सकते हो। 194 NIS का प्रोविजन 194 अंत अब खत्म हो गया वैसे न्यू इनकम टैक्स एक्ट में। न्यू इनकम टैक्स एक्ट का मुझे सेक्शन नहीं पता, लेकिन ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में 194 N था। तो इसमें देखिए कि क्या उसको कौन सा TDS, क्या उसमें कोई TDS कटा था 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉ है तो। अगर 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉ है, TDS भी कटा होगा, तो इस इतने कैश का क्या वो इतना कैश मेरी बुक्स में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या वो AIS से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें आप प्रॉपर रिकन्सिलेशन बना के कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट उसमें आता है आपका डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर से मैं आप एक क्या करेगा, क्लाइंट मेरे को एक अथॉरिटी लेटर बना के देगा कि आप जाइए अपने लेटर हेड पे बना के देगा कि आप ऐसा करिए, आप बैंक से आप मेरे बिहाफ पे बैंक को मेरे बैंक का बैलेंस डायरेक्ट कंफर्म कर लो। वो क्या करेगा, एक लेटर ऑडिटर क्या करेगा, हमारे हमारे से एक लेटर बनवाएगा लेटर हेड पे,
जिस पर अपने डायरेक्टर के साइन करवाएगा और वो क्या करेगा, वो लेटर बैंक में भेज देगा। और हमारे से ऑफिशियल्स जो होते हैं बैंक के, जितने ऑफिशियल्स होते हैं बैंक के, उनकी ईमेल आईडी भी ले लेगा हमसे। और अपने वो ऑथराइजेशन लेटर होगा जो जो डायरेक्टर लेटर पे जो बना के दिया होगा, जो डायरेक्टर से साइन करा के हम ऑडिटर को देंगे, वो सीधा बैंक को भेज देगा। और वो बैंक को कहेगा कि मुझे बता, इन ये कस्टमर आईडी थी, ये कस्टमर आईडी थी, वो कस्टमर आईडी ही मांगेगा, कस्टमर आईडी थी। अब बता इस कस्टमर का तेरे पास क्या क्या बैलेंस आ रहा है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मेरा इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है, चाहे मेरा बैंक का बैलेंस है, चाहे मेरा लोन का बैलेंस है, चाहे वो मेरा एफडी का बैलेंस है, ठीक है, और चाहे वो मेरा और कोई भी बैलेंस है, आप ऐसा करिए, आप मेरे को इन सब की डिटेल दीजिए कि आपके पास एज ऑन 31 मार्च आपके पास क्या बैलेंस आ रहा है। तो ये एक रिकन्सिले, अगर वो मान लो बैलेंस एज पर बुक्स नहीं, जब ऑडिटर के पास बैंक की तरफ से बैलेंसेस आ जाएंगे, वो क्या करेगा कि एक लिखेगा बैलेंस एज पर बुक्स क्या आ रहा है और बैंक ने बैलेंस एज पर कंफर्मेशन मेरे को क्या दिया। अगर तो मैच करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर मैच नहीं करते तो डिफरेंस निकालेगा, उसके आपसे रीज़न पूछेगा, मैनेजमेंट से रीज़न पूछेगा कि बैंक बता रहा है मेरे पास आपका 10 लाख रुपए पे आपका सीसी लिमिट में बैलेंस आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हो 9,50,000 आ रहा है। तो ये 50,000 का डिफरेंस क्यों है, इस 50,000 के डिफरेंस में मेरे को आप रिकन्सिलेशन बना के दीजिए। तो ये बैंक का ये बिग फोर के ऑडिटर्स का, हर एक ऑडिटर का सिंपल सा प्रोसीजर होता है। ये देखो, यही सब इसमें लिखा हुआ है, जितना भी होता है, ठीक है। और ये बैंक यह कैश एंड बैंक का ऑडिट करने का एक यही प्रोसीजर होता है, बिग फोर भी यही फॉलो करती है। अगर मान लो ऑडिट और अगर मैं कहूँ एफडीज है मेरे पास जो लेस देन 3 मंथ मेच्योरिटी है, तो मैं क्या करूँगा, इसके एक रिकन्सिलेशन बना लूँगा, कौन सा एफडी नंबर था और कितने का मेरे को इंटरेस्ट मिलना है, और क्या कहते हैं उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, उसका मेच्योरिटी डेट क्या है, उसकी मेच्योरिटी कब हुई, क्लोजिंग बैलेंस क्या है उसका, ये सब उसके लेके उसको मैं उसकी भी कंफर्मेशन मेरे को बैंक देगा कि ये एफडीज हैं जो लेस देन 3 मंथ वाली हैं, तीन यानी कि विद इन 3 मंथ ये मेच्योर हो जाएंगी। उसका क्लोजिंग बैलेंस मान लो आ रहा है मेरे पास 10,000 पे, लेकिन आपके बुक्स में आ रहा है 9500, तो 500 रुपये का डिफरेंस क्यों है वो भी वो पूछेगा कि आपसे कि बैंक कह रहा है इन एफडीज का बैलेंस तो 10,000 पे है, लेकिन आपके पास आपकी बुक्स में 9500 आ रहा है, तो 500 रुपये क्यों है, कि आपने इंटरेस्ट नहीं बुक किया या आप कुछ और बात है, तो आपसे रिकन्सिलेशन मांगे और मैनेजमेंट से रीज़न जरूर पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें आता है हमारा जो डिस्क्लोजर्स कैसे देते हैं बैलेंस शीट में। डिस्क्लोजर्स का सिंपल सा मीनिंग होता है हाउ टू शो इन द बैलेंस शीट दिस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इसी ऑर्डर में चलना है। सबसे पहले आपने दिखाना है बैलेंस विद बैंक्स कौन सा है, ठीक है, बैलेंस विद बैंक्स कौन सा है, करंट अकाउंट में कितना है, ठीक है, और आपके पास कौन से चेक पड़े हैं, ड्राफ्ट ऑन हैंड कितना है, आपके पास कैश कितना पड़ा है, कोई और आया है तो वो भी स्पेसिफाई कीजिए, यानी कि ठीक है। और बैलेंस विद बैंक्स टू द एक्सटेंट हेल्ड एज मार्जिन मनी, ये बैलेंस यानी कि कोई ऐसी एफडी जो सिक्योरिटी के अगेंस्ट पड़ी हुई है, मैंने लेकिन ठीक है, ये सिक्योरिटीज होती हैं ऐसी ऐसी क्या कहते हैं जो बैंक गारंटीज होती हैं ना, जो वही इसमें इंक्लूड होती हैं। तो आपको इसलिए ये तो दिखाना ही दिखाना है सिंपल से ऐसे, लेकिन आपको ये वाली चीज़ आपको अलग से शो करनी है नीचे, कौन सी मेरी एफडी है जो बैंक ने एज ए मार्जिन मनी मेरे को रखी हुई हैं। अगर मैं किसी को गारंटी देता हूँ, मान लो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो, उसमें गारंटी देता है तो 25% मेरा जाता है, 75% बैंक देता है, 25% की क्या करेगा बैंक, एफडी बना देगा। उस एफडी को मैं नीचे अलग से दिखाऊंगा कि कौन सी सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, कौन सी बोरिंग के अगेंस्ट है ये मेरी एफडी, और क्यों पड़ी हुई है, इसकी पूरी डिटेल मेरे को सेपरेट देनी होती है अपने नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में।
ठीक है। अगर मेरे बैंक ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है मेरे बैंक के ऊपर, मान लो आप, वो कहता है कि एक साल में आप इस एक साल इस बैंक अकाउंट से इतने पैसे नहीं निकाल सकते, तो उस रिस्ट्रिक्शंस को मेरे को पूरी डिटेल देनी है नीचे अपने, जितनी जब भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट दूंगा मैं बैलेंस शीट में अपनी। ठीक है। और बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ मेच्योरिटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली, यानी कि अगर मोर देन 12 मंथ की मेच्योरिटी का कोई ऐसा बैंक डिपॉजिट है जो 12 मंथ बाद मिलेगा, तो उसको सेपरेट से दिखाना होता है। अब आता है इसमें कारो 2020 में क्या क्या डिस्क्लोजर देने होते हैं। कारो 2020 सिंपल सा कहता है, अगर आपके ने अपने डायरेक्टर के साथ कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन की है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन कैसे कर सकता है, मान लो अपने डायरेक्टर को मैंने क्या कहा कि उसको वो कन्वर्ट हुआ, मान लो पहले प्रोप्राइटरशिप थी, फिर कन्वर्ट हुई वो कंपनी में, कंपनी ने उसको टेक ओवर किया। ठीक है। जब प्रोप्राइटरी कंपनी को टेक ओवर करेगी, तो डायरेक्टर जब बनेगा, तो उसके डायरेक्टर क्या करेगा कि जो हो सकता है उसको रीवैल्यू कर दे, अपनी जो बिल्डिंग आ रही है उसमें लैंड आ रही है, उसको रीवैल्यू कर दे। इस रीवैल्यू के बदले में एक तरफ तो मेरी एसेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ भी तो मुझे कुछ उड़ाना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैं क्या करूँगा, अपनी इक्विटी के शेयर्स इशू कर दूंगा बहुत सारे। एक तरफ उसकी रीवैल्यू कर दी उसने बिल्डिंग और लैंड की, एक तरफ उसने इक्विटी शेयर ले लिए। ये क्या हुआ, नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुई। तो उस नॉन कैश ट्रांजैक्शन की डिटेल मुझे अब कारों में देनी होती है, और वो कंप्लाइंस भी कर रही है एज पर 192 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये भी आपको चेक करना है। और जितने भी कैश लॉसेस होते हैं, वेदर द कंपनी का कोई कैश लॉस किया है, ये भी आपको इसकी भी डिटेल अलग से देनी होती है। वेदर द कंपनी हैज इंकर्ड कैश लॉसेस इन द फाइनेंशियल ईयर। कैश लॉसेस कैसे निकालेंगे, मेरा जो प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है, इसमें मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा, या फिर बैड डेट्स जो राइट ऑफ किए मैंने, ठीक है, ये भी मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है। जितने भी मेरे नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, ये सारे मैं कैश इसमें इंक्लूड कर दूंगा, और ये मेरा कैश लॉस आ जाएगा। इस कैश लॉस को मुझे यहाँ पर प्रेजेंट करना है कि कितना मैंने कैश लॉस किया अपने फाइनेंशियल ईयर में। ये ऑडिटर कारों की जब इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट देगा, जब कारों के डिस्क्लोजर्स देगा उसमें, तो इसमें बताना पड़ेगा इस कंपनी ने इतना कैश लॉस प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल ईयर में किया है। दिस इज़ फॉर द डे, दिस इज कैश, दैट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑडिट, और इसमें कुछ भी नहीं इंक्लूड होता। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।